बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज मुझे क्रैश 4 की डिस्कशन करनी है, जिसमें जो यूनिट्स हैं वो इंक्लूड हैं बेटे गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ह्यूमन। मतलब ट्रांसपोर्ट, प्लांट और ह्यूमन दोनों यूनिट जो हैं वो इसी क्रैश 4 के अंदर जो है वो शामिल है। अगर आपको पिछले क्रैश टेस्ट की डिस्कशन सुनना है तो बेटे आप मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बड़ी आसानी से उनको जो है वो सुन सकते हो। बाकी तमाम टेस्ट की डिस्कशन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है। चलें टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है बेटा, वोकल कॉर्ड्स अकर्स इन। देखिए वोकल कॉर्ड्स हम जानते हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और साउंड प्रोडक्शन की वजह से ही जो लेरिंग्स है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो लेरिंग्स के ऊपर स्ट्रेस्ड होते हैं, लेरिंग्स के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो बेटा, ये लेरिंग्स पार्ट है, ठीक है ना, और ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लेरिंग्स के ऊपर होते हैं। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एयर इज ब्रीथ थ्रू, मतलब इसमें इस एमसीक्यूज में डायरेक्शन ऑफ एयर पूछी गई है। सारे पार्ट्स डिस्कस नहीं है, सिर्फ 4 पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस है। हमने सिर्फ उनकी जो है वो अरेंजमेंट को देखना है। हम जानते हैं कि जो एयर होती है बेटा वो नोज से एंटर होती है। अब आप ये देख सकते हो ना, ये डायग्राम में आप देखें ये नोज से एंटर होती है। फिर ये वाला जो पार्ट आता है जो कॉमन होता है ना, ये नेजल में भी ओपन हो रहा है, ओरल में भी ओपन हो रहा है और थ्रोट में भी ओपन होता है। ये कॉमन पाथवे जो होता है बेटा, आप जानते हो कि इसको फेरिंग्स कहा जाता है। मीन एयर अगर नेजल कैविटी से निकलेगी तो पहले फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स में आने के बाद फिर उसका रास्ता लेरिंग्स और देन ट्रेकिया होगा। आप देखें यहाँ पर कोई अरेंजमेंट ऐसी है, नोज, लेरिंग्स, फेरिंग्स। देखिए ये उल्ट हो गया, फेरिंग्स पहले आना चाहिए था, लेरिंग्स बाद में, इसलिए ये गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। चार्ली में देख लेते हैं, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको आंसर मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोज, माउथ और लंग्स, ठीक ये भी है, ठीक है ना, लेकिन माउथ से जो है यूजुअली जो एयर होती है वो एग्जैक्ट बाहर निकल जाती है। बहरहाल ये पाथवे फिर भी शॉर्ट पाथवे, इसमें बहुत सारी चीजें स्किप हैं। ज्यादा सुटेबल जो आंसर है बेटे वो चार्ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ चार्ली। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स इज। देखें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पर बताया गया कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और दूसरी जो चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है, आप ये देख सकते हो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, वो ब्लड है। अब ये देखें ये एल्वेलाई है और ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी है। हमेशा एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ब्लड ने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, इधर से एल्वेलाई को फ्रेश एयर से ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में मोर होगा और ब्लड में जो है जब वो लेस होगा तभी ये मूव करेगी। तो अब आप देखें लेस देन डेट इन द ब्लड, गलत। इसमें अभी मैंने बताया कि एल्वेलाई में ज्यादा होता है। लेस देन डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखें एल्वेलाई में ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ये भी गलत है। इक्वल टू डेट ऑफ ब्लड, इक्वल होगा तो फिर तो मूवमेंट ही नहीं होगी, ये भी गलत है। डेल्टा में देखें मोर देन डेट ऑफ इन द ब्लड, ये बात ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मोर होता है, यही वजह कि जो है वो ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड। तो दैट्स वाई हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। देन बेटा एमसीक्यूज नंबर 4, अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर एन्यूक्लिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये बात ठीक है। दे आर सोमेटिक सेल, ये भी ठीक है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी ठीक है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है। देखें ऑप्शन सारे ठीक हैं, आरबीसी को लेके सारे ठीक हैं, लेकिन यहां में हमने इसकी सही रीजन बतानी है कि क्यों ये ए न्यूक्लिएटेड है, क्यों इसको न्यूक्लियस खत्म करना पड़ता है। देखो बेटा इसका आंसर हमें इसके फंक्शंस को लेके मिलेगा। देखें ना आरबीसी के अंदर ज्यादातर हेमोग्लोबिन है। देखिए हेमोग्लोबिन को इसको स्पेस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आरबीसी की फिजियोलॉजी को अगर हम देखें तो आरबीसी का काम होता है एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये जो है इसका जो है वो मेजर वर्क होता है और इस मेजर वर्क को परफॉर्म करना है हेमोग्लोबिन ने। अब आरबीसी के अंदर ज्यादा पार्ट न्यूक्लियस ने क्योंकि कवर किया होता है, तो उसको खत्म करके उसको हेमोग्लोबिन को क्योंकि स्पेस देनी होती है अपनी फिजियोलॉजी को एडजस्ट करने के लिए, तो इसकी मेन रीजन ये है, बाकी रीजन नहीं है। बाकी ऑप्शंस
तो आरबीसी से रेलेवेंट ठीक है, बट उसके उसके मतलब जो मेन थीम है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं। मीन इसको न्यूक्लियस अपना इसलिए डिसअपेयर करना पड़ता है ताकि वो मैक्सिमम गैस एक्सचेंज कर सके, मैक्सिमम हेमोग्लोबिन को एडजस्ट कर सके। तो एक्चुअल रीजन असल में डेल्टा, तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा अल्फा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता है, व्हेन यू होल्ड यूर ब्रीथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सचेंज इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। वो कहता है कि जब आप अपना सांस पकड़ लें, होल्ड कर लें, तो फिर कौन सी चीज आपको मजबूर करेगी कि जो है वो आप सांस लें। देखो बेटा, जब आप सांस को पकड़ लेंगे, सांस को पकड़ने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको इनमें से कौन सी चीज मजबूर करेगी, ऑक्सीजन का कम होना कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। हम जानते हैं कि जो सेंसिटिविटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज्यादा होती है, उसकी रीजन है वाई। देखिए बेटा, सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज होने का सबसे बड़ी रीजन उसकी सोलेबिलिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोलेबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो डेट्स वाई, और इसके रिसेप्टर्स भी ज्यादा होते हैं मेडुला के अंदर, जो कि मोर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो मीन ऑक्सीजन चाहे अगर अकेली ऑक्सीजन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ना हो तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी इंसान को मजबूर नहीं करेगी जितना कार्बन, अगर अकेली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए और बेशक उसके साथ ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो जो है वो ब्रीदिंग को फास्ट कर देती है, तेज कर देती है। तो यहां से हमें अब इस बात का आइडिया हो जाता है बेटा कि राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी अ मोर सिग्निफिकेंट। तो ऑप्शन अल्फा से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट चार्ली जो है वो बनेगा। तो आंसर इसका बेटे होगा चार्ली। देन क्वेश्चन नंबर 6, रूट हेयर एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू। देखो बेटा, रूट हेयर जो है, ये रूट हेयर्स हैं, ये जो है वो जमीन से वाटर सिंपल ऑस्मोसिस मैकेनिज्म से लेते हैं। पानी ऊपर कैपिलरिटी एक्शन से जाता है और ट्रांसपायरेशन के थ्रू पत्तों से जो है वो पानी जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ये ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वाटर जो है बेटे वो जो है वो एब्सॉर्ब होगा। तो हमारा आंसर बनेगा चार्ली। फिर ये डीपीडी का वर्ड अक्सर एमसीक्यूज में यूज होता है। ये क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ। डीपीडी असल में जो है ये लिखा हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट होता है कि जब पौधे को आप हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते हो तो वाटर जो है वो प्लांट के इंटरनल कंडीशन के हाइपरटोनिक होने से वाटर खुद ब खुद इसमें मूव करेगा और वो टर्जिड हो जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस को जो है वो आप डीपीडी का नाम देते हो, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर चार्ली ही बनेगा। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ट्रांसपायरेशन डिफर फ्रॉम एवेपोरेशन है। बड़ा कॉमन जो है वो आस्किंग क्वेश्चन है कि बताएं जी ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन में क्या फर्क होता है। असल में मैं आपको बता दूं, ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन की ही टाइप है, ठीक है ना, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसपायरेशन जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सरफेस के ऊपर होती है। अब जो है वो लिविंग में भी मोस्टली इस टर्म को सिर्फ प्लांट कैटेगरी के लिए यूज किया गया, जबकि एवेपोरेशन लिविंग हो नॉन लिविंग हो किसी भी चीज से अगर वाटर जो है बेटा वो रिलीज हो रहा है तो दैट विल बी एवेपोरेशन। तो मीन ये जो ट्रांसपायरेशन है ये जो है बेटे ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि एवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। आप ये देख सकते हो ना, ये पानी जो यहाँ से निकल रहा है, ये जमीन से जो निकल रहा है ये एवेपोरेट हो रहा है वाटर, जबकि पौधे से जो निकल रहा है वो ट्रांसपायर हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन की टाइप है, बट इसके लिए टर्म जो है बेटा वो यूज की जाती है कि फिजियोलॉजिकल है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाला वाटर है, जबकि सिंपल किसी भी सरफेस से निकलने वाला वाटर वो एवेपोरेशन में आ जाता है। तो इसका आंसर जो है बेटे वो बनेगा बीटा। देन क्वेश्चन नंबर 8, अ सडन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड द लीफ विल कॉज। देखो बेटा यहाँ स्टोमेटा से रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है, हमने पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, है ना, स्टोमेटा खुल जाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट इफेक्ट होगा, ठीक है ना, जिसके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। और स्टोमेटा के क्लोज होने से एक और चीज होती है कि ट्रांसपायरेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डेल्टा ज्यादा सुटेबल है कि स्टोमेटा बंद भी होंगे और ट्रांसपायरेशन कम भी हो जाएगी। तो डेट्स में हमारा आंसर जो है वो बेटे बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कोहेरेंट टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी इज करेक्ट, ब्रेक इन वाटर कॉलम शुड। देखिए बेटा वो कह रहा है कि कोहेरेंट टेंशन पुल हो रहा है, लेकिन अगर जो वाटर इसके थ्रू मूव कर रहा था वो कॉलम ब्रेक हो जाती है तो फिर क्या होगा। मीन अगर वो कॉलम ब्रेक होती है तो पानी पत्तों तक नहीं पहुंचेगा, और जब पानी पत्तों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर बचे क्या होगा कि देयर विल बी द काजिंग ऑफ विल्टिंग ऑफ वाटर। जो है बेटा वो पत्ते जो है वो मुरझा जाएंगे अगर मुसलसल पानी वहां तक नहीं जाएगा। आप देखें ना ये कॉलम ऑफ वाटर है,
ठीक है ना। ये रूट है, ये जाइलम है, और ये जो है वो लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया। कहते हैं कि अगर ये कॉलम ब्रेक हो गई, ये कॉलम अगर ब्रेक हो जाते तो डेफिनेट बात है, अगर ये कॉलम ब्रेक हो जाते तो पानी नहीं पहुंचेगा, और जब पानी नहीं पहुंचेगा तो पत्थर जो है वो विल्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। Then MCQ number 10, accumulation of which one of the following acid result in the closure of stomata। देखो बेटा, हमारे बुक के अंदर ये बात डिस्कशन मौजूद है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा के क्लोज करने का सबब है। ये फास्फोइनोल पायरोवेट नहीं है, मैलिक एसिड नहीं है, एस्पार्टिक एसिड का इसमें कोई किरदार नहीं होता, वो एब्सिसिक एसिड। असल में एब्सिसिक एसिड क्या करता है, यहाँ गार्ड सेल्स के अंदर जो बेटे यहाँ पर कैल्शियम चैनल होते हैं, ये इसको स्टिमुलेट करता है। कैल्शियम चैनल के स्टिमुलेट होने से ये कैल्शियम जो है बेटा वो स्टिमुलेट करता है पोटाशियम को टू मूव आउटसाइड, के पोटाशियम जब बाहर चला जाएगा वाटर भी चला जाएगा और इसकी टर्जिडिटी लॉस्ट हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि स्टोमेटा के क्लोज होने में एब्सिसिक एसिड का जो है बेटा वो किरदार होता है। अभी हमने 10 ही क्वेश्चन करने, अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई सवाल हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछे, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको जो है वो मैंने सारी बातें समझा दी हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू, अल्लाह।